आज की क्लास में हम इलिप्स टूल पे बात करने वाले हैं और जब हम इलिप्स टूल लेकर सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसको ड्रॉ करने का प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, लेकिन जब हम इलिप्स ड्रॉ करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल से डिफरेंट हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रेक्टेंगल टूल पे आऊंगी और अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके होल्ड करूँ तो मेरे पास ये ड्रॉप डाउन आ जाता है। तो यहाँ से मैं इलिप्स टूल सेलेक्ट कर लूंगी और मैं इसे यहाँ से ड्रैग करूँ तो मेरे पास एक इलिप्स शेप आ जाएगी। और अगर ड्रैग करते हुए मेरे स्मार्ट गाइड ऑन है तो मेरे स्मार्ट गाइड पिंक कलर के क्रॉस की सूरत में मुझे नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक परफेक्ट सर्कल है। लेकिन अगर मैं इसके प्रोपोर्शन को आउट करती हूँ तो अब आप देखें पिंक क्रॉस नजर नहीं आ रहा। आप देखें जब ये पिंक क्रॉस नजर आ रहा होगा तो उसका मतलब है ये एक परफेक्ट सर्कल है। और अगर मैं ओवल शेप ड्रॉ करना चाहती हूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ। मैं इसे जैसे चाहे ड्रॉ करना चाहूँ, करने के बाद मैं इसको छोड़ दूँ तो ये सर्कल मेरे पास आ जाता है। उसके अलावा अगर मैं अपने सर्कल को ड्रॉ करते हुए अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस कर दूं तो शिफ्ट प्रेस करके इसे मैं छोटा करूं या बड़ा, अपने माउस का कर्सर किसी तरफ भी ले जाऊं, ये प्रोपोर्शन आउट नहीं करेगा। ये बिल्कुल एक परफेक्ट सर्कल मुझे बना के देगा। अगर मैंने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस किया तो शिफ्ट को प्रेस रखते हुए मैं इलिप्स या ओवल शेप ड्रॉ नहीं कर सकती, मैं परफेक्ट सर्कल ही ड्रॉ कर सकती हूँ। और उसके बाद अगर मैं छोड़ दूं तो ये शेप मेरे पास आ गई। और उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ये बॉक्स आ जाता है और यहाँ मैं वैल्यू ऐड कर सकती हूँ। तो इससे पहले जो सर्कल हमने ड्रॉ किया होता है यहाँ पे उसी की वैल्यू शो हो रही होती है। तो अगर हम उन्हीं के साथ होके करना चाहे कर सकते हैं, अगर चेंज करना चाहे कर सकते हैं। अगर मैं उन्हीं के साथ होके करती हूँ तो आप देखें ये सर्कल मेरे पास आ गया। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद मैं ड्रैग करूँ तो आप देखें जैसे ही मैं इसको ड्रैग कर रही हूँ ये अपने सेंटर पॉइंट को छोड़ रहा है। मैं इसको डिलीट करके वापस दिखा देती हूँ। अब आप देखें मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं जैसे जैसे इसको ड्रैग कर रही हूँ इसका सेंटर पॉइंट चेंज हो रहा है। आप देखें मैं इसको डिलीट कर दूंगी। और अगर मैं चाहती हूँ कि मैं जिस जगह पे क्लिक करूँ वही मेरा सेंटर पॉइंट रहे और ये उस सेंटर पॉइंट को चेंज ना करे तो मैं पहले क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद ऑल्ट प्रेस कर दूंगी और उसके बाद ड्रैग करूं तो जहां पे मैंने क्लिक किया होगा ये उसी को सेंटर पॉइंट लेगा। चाहे हम ओवल शेप ड्रॉ करें या परफेक्ट सर्कल, ये उस सेंटर पॉइंट को नहीं छोड़ेगा। और अगर हम ऑल्ट प्रेस करते हुए शिफ्ट भी प्रेस कर देते हैं तो ये एक परफेक्ट सर्कल हमें ड्रॉ करके देगा और उसी सेंटर पॉइंट के मुताबिक करके देगा जहां पे हमने अपने माउस का कर्सर रखा था। और अगर मैं इसे यहाँ पे छोड़ दूं तो ये एक सर्कल मेरे पास आ गया। और अगर मैं क्लिक करके एक परफेक्ट सर्कल ड्रॉ करना चाहती हूँ तो मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करूंगी और उसके बाद क्लिक करूंगी। और अब जो बॉक्स मेरे पास आएगा उसके बाद मैं यहाँ से ओके करूंगी तो ये उसी जगह को सेंटर पॉइंट लेगा जहाँ पे मैंने क्लिक किया था और ये सर्कल ड्रॉ कर देगा। अगर हम सेंटर पॉइंट को फिक्स रखना चाहते हैं तो जहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, क्लिक करने के बाद ऑल्ट प्रेस करने के बाद ड्रैग कर सकते हैं। और अगर हम बॉक्स में वैल्यू देकर सर्कल क्रिएट कर रहे हैं तो क्लिक करने से पहले ऑल्ट प्रेस कर दें तो जो सेंटर पॉइंट हम सिलेक्ट करेंगे ये उसी को सेंटर पॉइंट लेते हुए हमें सर्कल ड्रॉ करके देगा। उसके बाद अगर मैं सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना था, किसी और जगह पे सर्कल ड्रॉ करना था, तो मैं अपने कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करूंगी और उसके बाद मैं इस सर्कल को उठाकर जहां चाहे रख सकती हूँ। तो आप देखें जैसे जैसे मैं अपने माउस का कर्सर मूव कर रही हूँ ये सर्कल उसी के साथ मूव हो रहा है। और अगर मैं इसे उठाकर यहाँ पे रखना चाहूँ तो रख सकती हूँ। सर्कल को ड्रॉ करने से रिलेटेड तमाम ऑप्शन वही हैं जो हमने रेक्टेंगल टूल में देखे। अगर आपने रेक्टेंगल टूल की क्लास देखी है तो आपको इन तमाम ऑप्शन का अच्छे से पता होगा और आप ये सारी डिटेल पहले से जानते होंगे। और अगर आपने नहीं देखी तो आप रेक्टेंगल टूल वाली क्लास देख लें ताकि आप मजीद डिटेल इसके बारे में जान सकें। अगर आप सर्कल ड्रॉ करते हैं और उसके बाद सिलेक्शन टूल लेते हैं तो आप इसको रीसाइज करना चाहें तो यहाँ से ड्रैग करके रीसाइज कर सकते हैं। और अगर शिफ्ट प्रेस करके रीसाइज करें तो ये प्रोपोर्शनली रीसाइज होगा। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे लाके इसको रोटेट करें तो ये रोटेट हो जाएगा। हर सर्कल को रोटेट करने का कोई खास फायदा नहीं होता, सर्कल तो सर्कल ही रहता है। मैं कंट्रोल ए करके इन सबको सिलेक्ट करूंगी और डिलीट कर दूंगी। और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट कर लेती हूँ ताकि आपको वो प्रॉपर्टीज बता सकूं जो रेक्टेंगल टूल से डिफरेंट हैं।
और उसके बाद मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेकर एक रेक्टेंगल भी क्रिएट कर लेती हूँ। और रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो आप देखें कुछ प्रॉपर्टीज मेरे पास आ रही हैं। और यहाँ पे अगर मैं सर्कल को सिलेक्ट करती हूँ तो भी सेम प्रॉपर्टीज मेरे पास आ रही हैं। इन प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंस नहीं है। चेंज प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? चेंज प्रॉपर्टीज वो हैं जो इस शेप ऑप्शन में मौजूद हैं। अगर मैं यहाँ से रेक्टेंगल सिलेक्ट करूँ और इस शेप ऑप्शन पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर इस रेक्टेंगल की शेप के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज मुझे शो हो रही हैं। और इन तमाम प्रॉपर्टीज को हम रेक्टेंगल टूल में देख चुके हैं। अब अगर यहाँ से मैं इस इलिप्स को सिलेक्ट करूँ और सिलेक्ट करने के बाद इस शेप ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो अब आप देखें ये प्रॉपर्टीज डिफरेंट आ रही हैं। तो इन प्रॉपर्टीज को यूज करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे ये हैंडल मेरे पास मौजूद है जो रेक्टेंगल टूल को यूज करते हुए मेरे पास नहीं आ रहा था। और अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो आप देखें इसके साथ आपको छोटा सा कर्व लाइन भी नजर आ रही है जो कि थिक सी लाइन है। और इसको हम पाई शेप दे सकते हैं इस ऑप्शन को मूव करते हुए। अगर मैं इसे नीचे की तरफ मूव करूं तो आप देखें यहाँ पे मुझे कुछ वैल्यूज शो हो रही हैं। स्टार्ट एंगल शो हो रहा है, उसके बाद एंड एंगल शो हो रहा है और पाई एंगल शो हो रहा है। तो यहाँ पे स्टार्ट एंगल 0 है क्योंकि जो ऊपर वाला ये पॉइंट है ये स्टार्ट पॉइंट है, तो इसको हमने चेंज नहीं किया। और ये हमारा एंड पॉइंट है। और अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें एंड एंगल 28 मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। और अगर इसको मैं मजीद मूव करूं तो अब एंड एंगल 43 मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। इसको मैं यहाँ पे लाके छोड़ दूंगी। तो मैं दोबारा कंट्रोल Z कर देती हूँ। और कंट्रोल Z करने के बाद अगर मैं इसे यहाँ से पकड़कर ऊपर को मूव करूँ तो अब आप देखें स्टार्ट एंगल 42 और एंड एंगल 0 शो हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम इसे नीचे की तरफ मूव करते हैं तो वो हमारा एंड एंगल होगा, और अगर हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो ये हमारा स्टार्ट एंगल होगा। और हम इसे पाई शेप दे सकते हैं। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ। और कंट्रोल Z करने के बाद अब अगर मैं इस शेप ऑप्शन पे आऊँ तो वही काम हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों को एक साथ चेंज करते हैं तो हमारी कोई शेप नहीं आती, ये इसी शेप में रहता है, लेकिन ये हैंडल मूव कर जाता है यहाँ से। जैसे आप देखें यहाँ पर ये लिंक क्लोज है। अगर मैं इसको ऑन कर देती हूँ और ऑन करने के बाद यहाँ से 45 डिग्री पे आऊं तो आप देखें ये हैंडल चेंज हो गया क्योंकि हमारा एंड पॉइंट भी मूव कर गया और स्टार्ट पॉइंट भी मूव कर गया। तो इन दोनों के मूव करने से ये सर्कल शेप में ही रहा है, पाई शेप में नहीं आया। और उसके बाद मैं इस पे क्लिक करके वापस 0 करूं तो ये हैंडल अपनी जगह पे आ जाएगा। और उसके बाद मैं इस लिंक को क्लोज कर देती हूँ। और लिंक को क्लोज करने के बाद ये पाई स्टार्ट एंगल है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो हमारा हैंडल ऊपर की तरफ मूव होगा, ऊपर की तरफ पाई शेप हमारे पास आएगी। अगर मैं इस पे क्लिक करके यहाँ से 30 करती हूँ तो आप देखें ये इस तरफ को मूव कर गया है। और अगर मैं इसको 0 करती हूँ और 0 करने के बाद यहाँ से एंड एंगल पे आकर 30 करूं तो आप देखें ये 30 मेरे पास बच गया है क्योंकि ये मुकम्मल 30 डिग्री पे यहाँ पे मूव कर गया है। ये पूरी लाइन इस तरफ से मूव करके यहाँ पे आई है। अब आप देखें यहाँ से अगर मैं 45 डिग्री करूं तो ये कम हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं यहाँ से 180 करूं तो ये हाफ सर्कल होगा। ये लाइन यहाँ से इस तरह से मूव करती हुई इस तरफ गई है। आप देखें जैसे जैसे मैं इस एंगल को ज्यादा कर रही हूँ तो आप देखें ये नीचे को आ रहा है। ये मुकम्मल राउंड लेते हुए यहाँ 30 डिग्री पे आया था जब यहाँ से मैंने एंड एंगल को चेंज किया था। और अगर मैं इसे यहाँ से 0 कर देती हूँ तो ये वापस ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। और अगर मैं इसे यहाँ से 45 डिग्री करूं और 45 डिग्री के बाद आप देखें यहाँ पर भी मुझे कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं और ये एरो भी शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें मुझे कंप्लीट पाई की शेप शो हो रही है और इसमें से कटा हुआ हिस्सा जो है वो मुझे नजर आ रहा है कि ये हिस्सा कटा हुआ है। और अगर मैं इस तरफ आती हूँ तो यहाँ वो हिस्सा मेरे पास मौजूद है जो यहाँ से हमने काटा हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि वो हिस्सा हमारे पास आए जो यहाँ से कटा हुआ है तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि कटने के बाद जो हिस्सा बचा है वो हमारे पास आए तो हम इस पे क्लिक करेंगे और इनको हम इन्वर्ट कर सकते हैं इन एरो की मदद से। अगर मैं ऊपर वाले एरो पे क्लिक करूं तो आप देखें ये शेप मेरे पास आती है और अगर नीचे वाले एरो पे क्लिक करूं तो ये शेप मेरे पास आती है। मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और कंट्रोल Z करने के बाद अगर हमें दोनों शेप चाहिए तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं कंट्रोल C प्रेस करूंगी तो मेरे पास कॉपी आ जाएगी। कंट्रोल F प्रेस करूंगी तो वो कॉपी इसी के ऊपर पेस्ट हो जाएगी। और इसी के ऊपर पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ से शेप टूल पे आऊंगी। शेप टूल पे आकर मैं यहाँ से पाई स्टार्ट एंगल 45 डिग्री कर देती हूँ तो ये ऊपर वाली शेप मेरे पास इस एंगल में आ गई।
और इस एंगल में आने के बाद मैं यहाँ से नीचे वाली शेप को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद दोबारा यहाँ से शेप ऑप्शन पे आऊंगी और शेप ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से स्टार्ट पॉइंट 45 पे क्लिक करूं तो अब नीचे वाली शेप भी मेरे पास कट गई। और उसके बाद मैं इस सिलेक्शन को खत्म करके इस ऊपर वाली शेप को सिलेक्ट करूंगी, दोबारा यहाँ से शेप पे आऊंगी और शेप पे आकर मैं इसको इन्वर्ट कर देती हूँ। जब मैं इन्वर्ट करूंगी तो मेरी एक शेप का हिस्सा नीचे वाला मुझे शो हो रहा है और एक शेप का ऊपर वाला। अब इसे उठाकर अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ तो आप देखें ये कटा हुआ हिस्सा मेरे पास आ गया और इस तरह से ये दोनों हिस्से मेरे पास आ गए। और मैं इसको सिलेक्ट करके अगर इसमें कोई कलर फिल करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। आप देखें अगर मैं इसमें ये कलर फिल करूँ या ये कलर फिल करूँ तो इसमें मैं कोई भी कलर फिल करूँ तो वो आ गया। और अगर मैं इनको सेपरेटली सिलेक्ट करके अलग अलग कलर फिल करना चाहूँ तो भी कर सकती हूँ। अगर आपको इस तरह से कोई शेप चाहिए तो भी आप बना सकते हैं। और उसके बाद मैं कंट्रोल ए करके इनको डिलीट कर देती हूँ और हम इलिप्स को यूज करते हुए पेंगुइन शेप बनाएंगे। मैं इलिप्स टूल लूंगी और यहाँ पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद मैं 5 इंच का परफेक्ट सर्कल ड्रॉ करूंगी। तो मैं यहाँ पर 5IN लिख लेती हूँ। मैं इसकी विड्थ भी 5 इंच रखूंगी और हाइट भी 5 इंच रखूंगी और उसके बाद यहाँ से ओके कर दूंगी। और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे रख देती हूँ। मैं दोबारा से इलिप्स टूल लूंगी, यहाँ पे क्लिक करके अब मैं 4 इंच का सर्कल ड्रॉ करूंगी और ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद अब मैं इसको उठाकर यहाँ पे रखूंगी। मैं इसको बिल्कुल सेंटर में रखूंगी और थोड़ा सा इसके ऊपर रखते हुए आप देख सकते हैं मैंने कितना हिस्सा इसके ऊपर इंटरसेक्ट किया है। और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको छोड़ दूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर इलिप्स टूल लूंगी और कुछ इस शेप में एक इलिप्स ड्रॉ कर लेती हूँ। इलिप्स ड्रॉ करने के बाद मैं इसको उठाकर यहाँ पे रखूंगी और इसको थोड़ा सा रोटेट कर देती हूँ और यहाँ पर इसको इस तरह से सेट कर दूंगी। सेट करने के बाद मैं इसको यहाँ से उठाऊंगी और उठाने के बाद शिफ्ट प्रेस करूंगी, ऑल्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी ले लूंगी और यहाँ से ट्रांसफॉर्म टूल पे आकर इन लाइंस पे क्लिक करूंगी और उसके बाद यहाँ से फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करूंगी तो ये फ्लिप हो जाएगा। और उसके बाद मैं इसको भी सेट कर दूंगी और उसके बाद मैं इस वाले सर्कल को उठाकर यहाँ पे रखूंगी और इसकी एक कॉपी ले लेती हूँ और इस सर्कल को उठाकर इसकी भी एक कॉपी यहाँ पे ले लूंगी। उसके बाद मैं इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से यूनाइट कर देती हूँ और यूनाइट करने के बाद मैं इनमें ब्लैक कलर फिल कर दूंगी। उसके बाद मैं इन दोनों सर्कल को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ये वाला ग्रे कलर मैं इसमें फिल कर देती हूँ। फिल करने के बाद मैं इस सर्कल को उठाकर यहाँ पे रखूंगी। यहाँ पे रखने के बाद मैं यहाँ पे अपने माउस का कर्सर लाकर ऑल्ट प्रेस करते हुए इसे अंदर की तरफ ड्रैग करूंगी और ओवल शेप दे दूंगी। मैं तकरीबन इसको इतना ड्रैग कर लेती हूँ और उसके बाद ये पीछे चला गया है तो मैं इस पे राइट क्लिक करके अरेंज ऑप्शन पे आकर यहाँ ब्रिंग टू फ्रंट कर दूंगी और उसके बाद मैं इसकी कॉपी ले लेती हूँ। कॉपी लेने के लिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल C प्रेस करूंगी तो इसकी कॉपी आ जाएगी और कंट्रोल F प्रेस करूंगी तो एग्जैक्ट इसके ऊपर ये कॉपी पेस्ट हो जाएगी। अगर मैं कंट्रोल V करती हूँ तो ये किसी और जगह पेस्ट होगी। अगर कंट्रोल F करती हूँ तो एग्जैक्ट उसी जगह पेस्ट होगी। और उसके बाद मैं ऑल्ट के साथ इसको अंदर की तरफ थोड़ा सा ड्रैग करूंगी और ड्रैग करने के बाद इसमें लाइट ग्रे कलर फिल कर दूंगी और उसके बाद मैं इन सबको सिलेक्ट करके इनकी आउटलाइन नन कर देती हूँ। मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेती हूँ। रेक्टेंगल लेने के बाद मैं इसके हाफ में इसको ड्रॉ कर लूंगी। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पाथ फाइंडर में आकर माइनस फ्रंट करूंगी तो ये हिस्सा कट जाएगा और ये हिस्सा मेरे पास आ गया। और उसके बाद मैं यहाँ से शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ और छोटा करने के बाद मैं दोबारा यहाँ से इलिप्स टूल लूंगी और यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ और उसके बाद इसकी एक कॉपी मैं यहाँ पे रखूंगी। मैं बिल्कुल इसके कॉर्नर पे ये कॉपी रखूंगी और इनको सेट कर देती हूँ। और उसके बाद मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करूंगी। शिफ्ट के साथ इस सर्कल को सिलेक्ट करके इनकी एक कॉपी मैं यहाँ पे ले लेती हूँ और एक कॉपी मजीद मैं यहाँ पे ले लेती हूँ और उसके बाद मैं इनको थोड़ा सा ड्रैग करके एक दूसरे के ऊपर ओवरलिप कर देती हूँ ताकि दरमियान का ये जो फासला है ये थोड़ा सा कम हो जाए।
कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने इनको यूं इंटरसेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगी और पाथ फाइंडर में आकर माइनस फ्रंट कर दूंगी तो ये शेप मेरे पास आ गई। उसके बाद मैं इसकी आउटलाइन नन कर देती हूँ और इसको उठाकर मैं यहाँ पे रख दूंगी और उसके बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा यहाँ पे रख लेती हूँ और इन दो सर्कल को भी सिलेक्ट करके यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे इसकी कॉपी ले लेती हूँ और फिर दोबारा ऑल्ट प्रेस करके इनके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि ऊपर की कटिंग मेरी अच्छी हो सके और यहाँ से इनको थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर ओवरलिप कर दूंगी ताकि ये कट ज्यादा गहरा ना हो। अगर मैं इन सबको एक साथ सिलेक्ट करूंगी तो मेरे पास सिर्फ एक शेप बचेगी जो सबसे पहले मैंने बनाई थी, जो सबसे पीछे वाली है। तो मैं इन दोनों को अलग अलग कट करूंगी। मैं इस पीछे वाली ओवल शेप को सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ ऊपर वाली ओवल शेप को सिलेक्ट करके यहाँ से माइनस फ्रंट कर दूंगी और उसके बाद मैं इस ओवल शेप को सिलेक्ट करूंगी, शिफ्ट के साथ इस ओवल शेप को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से माइनस फ्रंट कर दूंगी। माइनस फ्रंट करने के बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ग्रुप कर देती हूँ और उसके बाद मैं इसको उठाकर यहाँ पे रखूंगी और इसको भी मैं सेट कर देती हूँ और उसके बाद मैं इसमें लाइट ग्रे कलर फिल कर देती हूँ। मैं इसमें ये वाला ग्रे कलर फिल कर दूंगी और उसके बाद मैं इन दोनों सर्कल को उठाऊंगी और उठाकर यहाँ पे रखूंगी और इनको भी थोड़ा सा सेट कर देती हूँ। मैं यहाँ से ऑल्ट के साथ इनको अंदर की तरफ ड्रैग करूंगी तो ये ओवल शेप में आ जाएंगे और उसके बाद मैं इनको यहाँ पे सेट करूंगी और इनको यहाँ पे सेट करने के बाद दोबारा इलिप्स टूल लूंगी और यहाँ पे बहुत छोटी सी ओवल शेप ड्रॉ कर लूंगी और उसके बाद एक ओवल शेप मैं तकरीबन इतने साइज में यहाँ पर ड्रॉ कर लूंगी। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसमें ब्लैक कलर फिल कर देती हूँ और ब्लैक कलर फिल करने के बाद मैं इसकी एक कॉपी उठाकर यहाँ पे रख दूंगी और इसको उठाकर मैं यहाँ पे रख देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर एक इलिप्स ड्रॉ कर लेती हूँ और इलिप्स ड्रॉ करने के बाद यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगी और इस ऊपर वाले एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देती हूँ और उसके बाद मैं इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके इसको पॉइंटी कर देती हूँ और उसके बाद मैं इसको हल्की सी राउंड शेप दूंगी और सिलेक्शन टूल लेकर इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ और छोटा करने के बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इनमें ऑरेंज कलर फिल कर देती हूँ। ऑरेंज कलर फिल करने के बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से इनकी आउटलाइन को नन कर देती हूँ और आउटलाइन नन करने के बाद अब मैं इसको उठाकर यहाँ पर सेट कर देती हूँ और उसके बाद मैं इस इलिप्स को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर यहाँ नीचे वाले एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूंगी और इसको डिलीट कर दूंगी और डिलीट करने के बाद मैं इसकी एक कॉपी यहाँ पे ले लेती हूँ और इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर एज ए फिट यूज करूंगी। तो जब हमने रेक्टेंगल टूल को कवर किया था तो जस्ट रेक्टेंगल टूल को यूज करते हुए हमने ब्यूटीफुल हाउस इलस्ट्रेशन बनाई थी। बिल्कुल वैसे ही यहाँ हमने जस्ट इलिप्स को यूज किया है, कोई और शेप यूज नहीं की और पाथ फाइंडर और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हमने ये पेंगुइन रेडी किया है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।